नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे नोवल कोरोना वायरस के हवा में प्रसारित होने को लेकर आ रहे तथ्यों की। बताएंगे क्या है DRDO द्वारा 12 दिन में तैयार अस्थायी अस्पताल की विशेषताएं। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। कोरोना वायरस के हवा में प्रसारित होने के तथ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन को लेकर गंभीर। किए जा सकते हैं गाइडलाइंस में बदलाव। शोधकर्ताओं ने विकसित किया नैनो कोटेड फिल्टर मीडियम, IIT मद्रास द्वारा विकसित। ये फिल्टर माध्यम 1 माइक्रोन तक के कणों को कर सकता है फिल्टर। DRDO ने 12 दिन में बनाया कोरोना स्पेशल अत्याधुनिक अस्थायी अस्पताल। और भूजल रिचार्ज के लिए वर्षा जल संचयन जरूरी। आसान और कम खर्चीली पद्धति से भी किया जा सकता है जल संरक्षण। कोरोना संक्रमण के हवा में प्रसारित होने को लेकर कई तथ्य सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर से आ रही जानकारी में कोरोना वायरस के एरोसोल और एयरबोर्न ट्रांसमिशन की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने भी WHO से इस संबंध में गाइडलाइंस को अपडेट करने का आग्रह किया है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस ताजा बदलाव पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 मुख्य रूप से खांसी या छींकने के दौरान किसी संक्रमित की नाक या मुंह से निकलने वाली नमी की बूंदों के माध्यम से फैलता है। ये बूंदें हवा में ज्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत भारी होती हैं। वो नीचे जमीन पर या फिर किसी भी सतह पर बैठ जाती हैं। इसलिए ये बूंदें और उनसे संक्रमित सतह इस संक्रमण के फैलने का सबसे बड़ा कारण हैं। लेकिन 32 देशों के लगभग 239 वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 के हवा में प्रसार की भी संभावना है, और उन्होंने WHO को एयरबोर्न ट्रांसमिशन पर भी ध्यान देने को कहा है। विशेषज्ञों ने सभी संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को लिखे खुले पत्र में ऐसे कई अध्ययनों पर प्रकाश डाला है जिनसे वायुजनित संचरण की संभावना उजागर होती है। WHO ने भी सभी साक्ष्यों पर विचार करने और उनके नतीजों के मुताबिक खुद को अपडेट करने की बात कही है। The body of evidence continues to grow and we adapt, and so we do what's called a living systematic review. Every week we update the review based on the latest, and there are hundreds of publications now in the area of transmission. And then we have what's called a guideline development group that considers all of this evidence, and many of the scientists who are authors of that, some of the scientists who are authors on that letter are part of our expert groups and guideline development groups. And they then look at the evidence, and then they have to make a considered recommendation. And we take this very seriously. We are, of course, focused on public health guidance. And so any guidance that we put out has implications, of course, for billions of people around the world. So it has to be carefully considered. इन 239 वैज्ञानिकों के समूह का दावा है कि विभिन्न शोध अध्ययनों ने संकेत दिया है कि ये बीमारी खासकर बंद जगहों और खराब वेंटिलेशन वाले स्थानों में हवा के जरिए भी फैल सकती है। अध्ययनों में पाया गया कि 5 माइक्रोन तक की बूंदें बंद कमरों में 10 मीटर की दूरी तक यात्रा करने में सक्षम थीं। इसके अलावा 5 माइक्रोन से छोटे एरोसॉल या कण भी संक्रमण प्रसार का कारण हो सकते हैं, जो कि ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं और हवा के तेज बहाव के साथ ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत ज्यादा प्रसार की ऐसी कई घटनाएं हैं जो कोरोना के हवा द्वारा फैलने के तथ्य को बल देती हैं। वैज्ञानिकों की इन दलीलों को क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। कोरोना वायरस के एरोसोल या हवा में प्रसारित होने के तथ्य साबित हो जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक की गाइडलाइंस बदली जा सकती हैं। ऐसे में ज्यादा सटीक और सुरक्षित बचाव की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की ताजा उपलब्धि काफी कारगर हो सकती है।
संस्थान के शोधकर्ताओं ने ऐसा नैनो कोटेड फिल्टर मीडिया तैयार किया है जो हवा में मौजूद 1 माइक्रोन तक के कणों को फिल्टर कर सकता है। खासकर कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ये फिल्टर माध्यम आम जन सहित और भी कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण के दौरान सबसे ज्यादा खतरा कोरोना वॉरियर्स को है। स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी या अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी ये वो लोग हैं जो घर में नहीं बैठ सकते, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें संक्रमित जगहों पर काम करना पड़ता है। खासकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे संक्रमित लोगों के संपर्क में आते हैं। हालांकि इनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट होते हैं, लेकिन फिर भी कई स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को ध्यान में रखकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के शोधकर्ताओं ने एक खास नैनो कोटिंग फिल्टर माध्यम विकसित किया है, जो छोटे से छोटे कणों का शोधन कर वायरस से सुरक्षित रख सकता है। We aim to develop a nano-coated filter media which will be used in face masks to enhance particle filtration efficiency with suitability for filtering aerosol and airborne contaminants to reduce the impact of COVID-19. Nanofibrous materials of polymer like nylon 6 and nylon 6/6 and composites like graphene oxide, carbon nanotubes is coated on conventional filter material through electrospinning process to enhance the filtration efficiency. यह नैनो कोटेड फिल्टर मीडिया सेल्यूलोज पेपर पर एक नायलॉन आधारित कोटिंग और इलेक्ट्रो स्पिनिंग प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है, जो कि हवा में मौजूद 1 माइक्रोन आकार तक के धूल कणों या रोगाणुओं को भी फिल्टर करने में सक्षम है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। इसका उपयोग फेस मास्क में ऐसे स्थानों के लिए किया जा सकता है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा है। इसके अलावा नैनो कोटिंग फिल्टर माध्यम का उपयोग श्वसन उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर की वायु शोधन प्रणाली आदि में भी किया जा सकता है। The nano coating fabricated through this electrospinning process have fiber diameter less than 1 micron and can be positioned according to the need to enhance either surface or depth filtration for healthcare workers or public responders. This novel filter with multiple nano coating have capabilities to filter particles of the order of 1 micron size, which is a remarkable achievement which was performed at IIT Madras. कोविड-19 संक्रमण से बचने के अलावा इस नैनो कोटिंग फिल्टर मीडियम को हवाई जहाजों के केबिन, एयर फिल्टर और सैन्य वाहनों जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के इंजन आदि में भी किया जा सकता है। आईआईटी मद्रास के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर रघुराम चेट्टी और इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग से प्रोफेसर स्वर्ण कुमार के सहयोग से अप्लाइड मैकेनिक्स विभाग द्वारा विकसित इस नवाचार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। नैनो कोटेड फिल्टर मीडियम का फील्ड परीक्षण अभी बाकी है, जिसके बाद इसे बड़े स्तर पर निर्मित किया जा सकता है, जो कि कोरोना के अलावा भी काफी उपयोगी साबित होगा। विज्ञान और तकनीक की सहायता से जहां कोरोना वायरस के खिलाफ भारत अब वैक्सीन विकसित करने के बहुत करीब पहुंच गया है, वहीं कई और समस्याएं हैं जिनका समाधान प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय शोधकर्ताओं ने कोरोना संकट के दौरान मोबाइल आधारित शिक्षण सेटअप विकसित किया है, जिसे खासकर ग्रामीण भारत के शिक्षक बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रभाव देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। मार्च 2020 से लेकर अब तक शिक्षण संस्थान पहले की तरह काम नहीं कर पाए हैं। परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी हैं या फिर उन्हें स्थगित कर दिया गया। हालांकि स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की ताकि बच्चों का साल खराब ना हो, लेकिन शिक्षकों से लेकर बच्चों तक ये एक नई व्यवस्था है। उन्हें नई तकनीक के साथ पढ़ाने और पढ़ने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
तो स्कूल में हमारे पास बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, बट घर पे ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण टीचर्स को ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। सेकेंडली, अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है या फिर कोई पावर पॉइंट पे कुछ और काम करना होता है, तो सबके पास लैपटॉप्स नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है टीचर्स के लिए। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की इमेजिनरी प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने एक आसान शिक्षण सेटअप विकसित किया है, मोबाइल मास्टर जी। स्मार्टफोन आधारित ये सेटअप खासकर ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां के शिक्षक इस आसान तकनीक से बच्चों को लेक्चर, डायग्राम या निर्देश भेज सकते हैं। स्कूल एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों का समय नष्ट ना हो, आईआईटी कानपुर इमेजिनिंग लैबोरेटरी ने एक उपकरण डेवलप किया है, जिसको हमने नाम दिया है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी एक पेपर से रिकॉर्डिंग करके बच्चों के मोबाइल तक कोई भी लेक्चर, कोई भी रिकॉर्डिंग पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है, अवेलेबल मोबाइल है टीचर्स के पास, वहीं से ही रिकॉर्डिंग करके टीचर्स घर से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। हम बुक से भी सीधा अंडरलाइन करके, मार्क करके, फोटोग्राफ्स कुछ भी है बच्चों को दिखाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो ब्लैक बोर्ड रिकॉर्डिंग है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन दोनों में काम करता है। ब्लैक बोर्ड रिकॉर्डिंग के लिए इसको वर्टिकल पोजीशन में सेट करके टीचर एक पॉइंटर लेके या एक ब्लैक बोर्ड पे जैसे भी टीचिंग करते हैं वो भी बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि ये पोर्टेबल, बहुत ही लाइट वेट, कॉम्पैक्ट डिवाइस जो बहुत ही अच्छे सस्ते प्राइस में हमने डेवलप करने की कोशिश की है, ये हमारे देश के बच्चों को कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देगा। इस सुलभ और आसान सेटअप को विभाग के प्रोफेसर जनक राजन राम कुमार, डॉक्टर अमनदीप सिंह, शोधकर्ता अनिल झा, वीरेंद्र सिंह और जितेंद्र शर्मा की टीम ने मिलकर विकसित किया है। बहुत कम लागत में मोबाइल मास्टर जी सेटअप स्कूलों और शिक्षकों को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे वो आसानी से बिना किसी कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल किए बच्चों को रोजाना क्लासरूम की तरह पढ़ा सकते हैं। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। Should I wear a medical mask? If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected COVID-19 infection. You could wear a mask if you are coughing or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand cleansing with alcohol-based hand rub or soap and water. Replace the mask with a new one as soon as it is damp, and do not reuse single-use masks. The use of a mask alone is not enough to stop the infection. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 12 दिन में देश का पहला कोविड-19 अस्पताल तैयार कर दिया है। इस अस्थायी अस्पताल को वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस अस्पताल में लगभग 1000 बेड हैं और 250 आईसीयू की क्षमता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विकसित ये अस्पताल आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम माना जा रहा है। अस्पताल की विशेषताओं पर एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के खिलाफ भारत में चल रही सफल मुहिम में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल ने एक और आयाम जोड़ दिया है। खास कोविड-19 के लिए तैयार किए गए इस अस्थायी अस्पताल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कुल 12 दिनों में विकसित कर एक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। दिल्ली के कैंट एरिया में तैयार किया गया ये अस्पताल
1000 बेड और 250 आईसीयू यूनिट सैन्य मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे सेवाएं देंगे। हमारा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज वाले 400 आदमी इधर पूरा मेडिकल सर्विसेज 24 आवर्स दे देंगे। पूरा आगे और कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया है और कंप्लीट नेटवर्क में इंफॉर्मेशन चलेगा और ये पूरा सर्विसेज 24/7 विदाउट एनी प्रॉब्लम दे देगा। ये मैं मेरा टीम को अभिनंदन देना चाहता हूँ। 12 दिन में 1000 बेडेड हॉस्पिटल, ये कोविड सेंटर नहीं है, ये कोविड हॉस्पिटल है। खास बात यह है कि इस अस्पताल के निर्माण से लेकर इसमें उपयोग की जा रही सभी सुविधाएं पूरी तरह से भारत में ही तैयार की गई हैं, जिनमें DRDO द्वारा विकसित तकरीबन 70 उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट से लेकर व्हीकल सैनिटाइजर टनल तक शामिल है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है ताकि हर आने जाने वाले को डिसइंफेक्ट किया जा सके। DRDO द्वारा विकसित खास डोर मैट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गुजरने पर जूते सैनिटाइज हो जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट और मास सैनिटाइजिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि एक ही किट को सैनिटाइज कर कई बार इस्तेमाल किया जा सके। ये UV प्रकाश आधारित सैनिटाइजिंग सिस्टम है। अस्पताल में जगह जगह हैंड सैनिटाइजिंग सिस्टम भी हैं, जो कि DRDO ने खुद विकसित किए हैं। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा जरूरत वेंटिलेटर की मानी जा रही है। अस्पताल में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित वेंटिलेटर लगाए गए हैं। DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लगभग 150 अन्य उद्योगों की मदद से इन वेंटिलेटर्स को विकसित किया है। पूरा जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इधर DRDO का इक्विपमेंट लगाया है, ये पूरा इंडिजिनस इक्विपमेंट है। वेंटिलेटर्स या हो, हैंड्स फ्री सैनिटाइज़र हो, आप PPE का सैनिटाइज़र हो और मास्क का सैनिटाइज़र हो, कुछ भी देखिए। और ये वेंटिलेटर्स के अंदर में जो कंपोनेंट्स है वो भी इंडिजिनाइज किया 2 महीना के अंदर। ये वेंटिलेटर्स के साथ में 150 इंडस्ट्रीज काम किया है कम कंपोनेंट्स के लिए, और ये दूसरा सब जो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट में हमने बनाया 150 इंडस्ट्रीज। कुल मिलाकर कोविड-19 के लिए तैयार किए गए ये अस्थायी अस्पताल कोरोना का निदान देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की पहचान स्थापित कर रहा है। अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है। ये अस्पताल भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बढ़ते कदम और इंडिजिनस विकास की क्षमता को दर्शाता है। और आइए अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत बायोटेक के बाद अब दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को भी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। ये वैक्सीन वैश्विक दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने अहमदाबाद स्थित अपने वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में तैयार की है। जाइडस कैडिला ने एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन कैंडिडेट की पहचान की है, जिसका जानवरों पर काफी गहन अध्ययन किया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस कैंडिडेट का चूहों, गिनी पिग और खरगोश पर बहुत अच्छा इम्यून रिस्पांस देखा गया। कंपनी का दावा है कि इस टीके के द्वारा तैयार एंटीबॉडी खतरनाक स्तर के वायरस को भी पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। ज़ाइकोव-डी के पहले और दूसरे चरण का मानव नैदानिक परीक्षण इसी माह शुरू किए जाने की उम्मीद है। अगर देश में बन रही ये वैक्सीन सफल रहती हैं, तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। पृथ्वी और मंगल ग्रह को हर 2 साल के अंतराल पर एक दूसरे के सबसे करीब लाने वाली अनोखी लॉन्च विंडो का लाभ उठाते हुए इस महीने 3 मिशन लाल ग्रह की तरफ रवाना होने की तैयारी है। मिशन में नासा का एक कार के आकार का रोवर शामिल है, जो मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों को तलाश करेगा। नासा की 30 को मिशन शुरू करने की योजना है। दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का अब तक का पहला अंतर्ग्रही प्रयास है, अल-अमल या होप मार्स मिशन, जो कि इस महीने के मध्य में लॉन्च होने वाला है।
होप ऑर्बिटर 2021 की शुरुआत में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा और अपने 3 वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से ऊपर से लाल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। इसके अलावा चीन का पहला होम ग्रोन मार्स मिशन तियानवेन-1 भी 23 जुलाई के आसपास लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा भेजा जाने वाला है। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक छोटी गोल्फ कार के आकार का रोवर शामिल होगा। जहां राष्ट्र अपने पहले और नवीन मिशनों को मंगल पर भेज रहे हैं, वहीं भारत के 7 साल पुराने मंगल मिशन मंगलयान ने एक बार फिर से मंगल ग्रह के सबसे नजदीक और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की हैं। ये तस्वीरें 1 जुलाई को मार्स कलर कैमरा से उस समय ली गईं जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7,200 किलोमीटर और फोबोस से 4,200 किलोमीटर की दूरी पर था। 6 MCC फ्रेम्स में बनी ये एक समग्र तस्वीर है और फोबोस के महत्वपूर्ण क्रेटर्स को उजागर करती है। खास बात यह है कि मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसने सितंबर 2014 में मार्स की कक्षा में प्रवेश किया था। इस मिशन को कक्षा में सिर्फ 6 महीने तक चलने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन भारत की जीनियस स्पेस टेक्नोलॉजी इसका कार्यकाल वर्षों लंबा करने में कामयाब रही है। विश्व ज़ूनोसिस दिवस 6 जुलाई को एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहली वैक्सीन की यादगार के तौर पर मनाया गया था, जो कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर द्वारा इसी दिन 1885 में सफलतापूर्वक तैयार की गई थी। इस दिन को जूनोटिक बीमारियों जैसे इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा और अन्य ऐसी बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के तौर पर भी चिन्हित किया गया। ये दिवस इस वर्ष और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि मौजूदा कोविड-19 महामारी भी इसी श्रेणी की बीमारी है। ज़ूनोसिस बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों से होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों में होती हैं। ऐसी लगभग 150 बीमारियों की पहचान की जा चुकी है और कोविड-19 जैसे संक्रमणों के साथ ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। पानी धरती पर जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है, जिसकी पूर्ति नदियों के अलावा बारिश और भूजल से पूरी होती है। लेकिन अब ये प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है इनके संरक्षण की, जिसका एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके द्वारा पेयजल संसाधनों पर बोझ कम करने के साथ साथ भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। इस वक्त मॉनसून का सीजन है, तो आइए देखते हैं कैसे आसानी के साथ हम जल संचयन कर अपनी और प्रकृति की मदद कर सकते हैं। मानसून धरती की प्यास बुझाने का एक प्राकृतिक चक्र, जिससे नदियों और खासकर भूजल की पूर्ति होती है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, सड़कों के जाल और कंक्रीट ने भूजल रिचार्ज के इस प्राकृतिक तरीके में रुकावटें पैदा कर दी। नतीजा कम रिचार्ज और ज्यादा जल दोहन से भूजल स्तर में गिरावट आती चली गई। हमारी गलतियों से ही बने इस असंतुलन को दूर करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इनमें से एक पुरानी तकनीक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये तकनीक खेतों आदि में तालाब और पिट्स बनाकर अपनाई जाती रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में घरों और दफ्तरों में बहुत आसानी से बारिश के पानी को इकट्ठा कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, या फिर
उससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। नई दिल्ली स्थित पर्यावरण से जुड़ी स्वयंसेवी संस्था विज्ञान व पर्यावरण केंद्र CSE लंबे समय से वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काम करती आ रही है। संस्थान ने अपने परिसर में भी कई तरह से जल संचयन तकनीक के मॉडल तैयार किए हैं। It's a catching rain and using it in different ways. It can be like just holding the water in some tank, like you have a Syntex tank at your home or a cement tank. So it can be just holding the water and reusing it for your non-potable purpose like flushing, irrigation, cleaning, mopping. And in some places, in dry areas, it is also used for drinking, but with a proper filtration. Or it can be recharging your groundwater. वर्षा जल संचयन का मतलब होता है किसी माध्यम के द्वारा बारिश के पानी को जमा करना। CSE भवन में छतों से पानी परनालों के माध्यम से एक छोटे तालाब में जमा होता है। यहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी पाइप के माध्यम से रिचार्ज वेल में पहुँचता है। रिचार्ज वेल या पिट में गिट्टी और रोड़ियां भरी जाती हैं जो फिल्टर की तरह काम करती हैं। साथ ही इन कुओं में 10 मीटर गहरे पाइप्स भी लगाए गए हैं। पानी भरने पर इन पाइप्स के द्वारा पानी सीधा जमीन के अंदर पहुंचता है, जिससे आसपास का भूजल स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा परिसर में बारिश के पानी के लिए अलग अलग स्थानों पर सोकवे पिट्स यानी गड्ढे बनाए गए हैं। परिसर का पानी भी इन पिट्स से रिस कर भूजल रिचार्ज के काम आता है। Just simply made small pits, soak pits, like what we have, small circular soak pits you must have seen, those designed RCC slabs. So these are small pits through which you can just recharge your groundwater. So one way can be that you can make simple, economic, small soak pits, or you can make big recharge wells, diverting your roof water or your garden water or your parking lot or your paved surface, unpaved surface, anything. This pandemic has shown us that how important it is that actually to conserve water or harvest water. CSE ने अपने परिसर में किचन और शौचालय से निकलने वाले पानी को भी रीयूज करने के प्लांट लगाए हुए हैं, जिन्हें रोड़ी गिट्टी और खास पौधों की सहायता से साफ कर कई तरह के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आसान और कम लागत की प्रणाली है। बस जरूरत है अपने घरों या दफ्तरों की छतों से निकलने वाले पानी को किसी तरह रोक कर रखना, जिससे हम अपने आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर बनाए रख सकते हैं और साथ ही पीने के अलावा अन्य कार्यों में बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरी सावधानी और विशेषज्ञों की मदद से सही फिल्टर लगाए जाएं, तो ये पानी पीने के भी काम आ सकता है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और वैज्ञानिक सोच बनाए रखें। नमस्कार।